हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी एनटीपीसी लाइव मॉक 4 कंडक्ट कराया गया है। इसका डिटेल एनालिसिस एंड मैथ्स का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ये मॉक आज रात तक खुला हुआ है आप लोगों के लिए। जिसने नहीं दिया है वो जाके दे सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा आ रहे हैं आपके या कम आ रहे हैं। और अपना लास्ट मॉक और इस मॉक का स्कोर कमेंट सेक्शन में साझा करिए। अगर हम देखें आरबी की वेबसाइट पे फ्री टेस्ट पे जाके आप यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। चौथा मॉक का एनालिसिस करा रहा हूँ, आज रात तक ये ओपन है और कल सुबह 9 बजे लाइव मॉक 5 ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद मंडे को लाइव मॉक 6 इस तरीके से चलेगा। एग्जाम तक 10 मॉक्स हमने कराने हैं और ये सारे कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल ये मॉक अभी तक 16,000 लोग दे चुके हैं और रात तक मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास बच्चे चले जाएंगे देने वाले। टोटल जो ज्यादातर लोगों का स्कोर इस मॉक में आ रहा है 61 से लेके 70 की रेंज में आ रहा है। और जो एवरेज स्कोर गया है इस मॉक का ये 58.31। और अगर मैं बताऊं ये वाला मॉक, तो जैसे पिछले साल के आपके पेपर एग्जाम का लेवल जो रहा था लगभग वैसा सा मान के चलिए इसका लेवल। और बाकी के जो हमारे 3 मॉक हुए हैं उससे कंपेरेटिवली इसका लेवल काफी कम है। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एवरेज टाइम, कितना आपने टाइम लिया क्वेश्चन को सेव करने का ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलती हैं। तो कोशिश करिए वेबसाइट पे ही मॉक दीजिए। जो लोगों का है यहाँ पे, तो इस पूरे मॉक का लेवल मॉडरेट माइनस कह सकते हैं। एवरेज स्कोर 58.27, मीडियन स्कोर यहाँ पे 62 गया। मतलब 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 62 या उससे ज्यादा स्कोर किया है। परसेंटाइल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जो मार्क्स है जैसे 75 या 75 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1411 है। 70 या 70 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3561 कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 16,000 एस्पिरेंट्स ओनली। और एनटीपीसी में आपको कंपटीशन भी पता है इस बार कितना तगड़ा मिलने वाला है। अगर हम ओवरऑल देखें तो परसेंटाइल क्या क्या चलेगी, तो कुछ इस तरीके से आपकी परसेंटाइल रहेगी किसी स्कोर पे। अगर सेफ स्कोर की बात करें, मैंने आपको बताया कि इतने सारे जोन्स होते हैं, इतनी सारी कैटेगरीज होती हैं, तो एग्जैक्टली बता पाना कि सेफ स्कोर क्या रहेगा वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप इतना स्कोर मेंटेन करके जरूर चलिए। जैसे अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो इस पर्टिकुलर मॉक में 73 प्लस कैन बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। ओबीसी में 68 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 65, एससी में भी 65 जाएगा इसमें, और एसटी कैटेगरी में 60 प्लस। अगर हम देखें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के हिसाब से कंपटीशन कौन सी कैटेगरी में आपको सबसे कम मिलेगा, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही कंपटीशन सबसे कम रहता है। ठीक है, अगर सिलेक्शन रेशियो में देखूं, वो मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बताया भी था। बाकी के अब तक जो 4 मॉक हुए उनका क्विक एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 5th मॉक के बाद मैं मौका भी दूंगा आप लोगों को जिनका कोई मॉक छूट गया वो दे पाए। और ऐसे ही सीजीएल के भी लाइव टेस्ट आपके कराए जाते हैं, जिसमें 16 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका एनालिसिस यहाँ पे सैटरडे संडे को सीजीएल का लाइव टेस्ट आया करता है, तो आप वो ले सकते हैं। और कंप्लीट तैयारी के लिए मैथ्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप द्रोणाचार्य बैच से अपनी कंप्लीट एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें वो टॉपिक्स, जैसे कुछ बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें लोगरिथम एक्स्ट्रा पूछा जाता है, तो वो टॉपिक भी मैंने करा दिया है। ऐसे कोई भी एग्जाम आप देते हो तो इस कोर्स में कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। एसएससी एग्जाम्स पे फोकस करते हुए पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है और आपका छूट जाए। ठीक, ऐसे ऑफिसर बैच से आप कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। चलो अब हम मैथ्स के सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं अपने और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भाई जो लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इक्वल टू 10, इक्वल टू 9, लेस देन 10, मोर देन 10। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे आप, इस चीज को ध्यान में रखिए। आप कहेंगे सर 4 डिजिट का सबसे मेरे पास बड़ा नंबर क्या होता है, 9999, और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1000, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर तो दोनों में से कोई भी नहीं है ना। तो मेरे पास अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है तब मैं इन्हें आपस में डिवाइड करके देखता हूं, तो मेरे को तब भी पता चल रहा है ये 9.999 ऐसे कुछ जा रहा है। अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर पे नहीं गया, मेरे को पता है परफेक्ट स्क्वायर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और इससे थोड़ा सा छोटा होगा, है ना। तो जो मेरा आंसर आएगा, क्या कभी भी वो 10 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या कभी भी वो 10 से ज्यादा जा सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन, एक आएगा लेस देन 10 और एक हो गया इक्वल्स टू 9। तो मेरे को तो यार ये चीज तो समझ में आ रही है कि भाई वो लेस देन 10 तो है ही है ना। अब इक्वल्स टू 9 होगा या नहीं होगा,
ये हमें देखना पड़ेगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे कि ये इक्वल टू 9 जाए, और अगर 9 होता भी है तब भी ये लेस देन 10 तो है, तब भी ये ऑप्शन तो मेरा गलत नहीं हो सकता। हालांकि इन दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट फिर इक्वल टू 9 बन जाएगा अगर 9 टाइम जा रहा है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि हमारा ये जाके इक्वल टू 9 के आसपास कुछ बने और नहीं फिर ये आए। ठीक, क्लियर हो गई ये चीज। तो मैं इसे क्वेश्चन को देखते ही कह सकता हूं कि लेस देन 10 ही मेरा आंसर होगा। अच्छा, अगर आपको निकालना भी है कि भाई कौन से होंगे, आप बताओ 1000 से ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? आपको पता है 1024 होता है, जो कि मेरा क्या होता है 32 का स्क्वायर होता है। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली पता है। अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है, अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं तो वो क्या आता है 1000। ये क्या हो गया 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर के लिए मेरे को इससे एक कम आना पड़ेगा, 99 करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और 99 का स्क्वायर क्या होता है मैंने स्क्वायर वाली ट्रिक में बताया, 100 में से कितना कम है, एक कम है तो 0 1 लिख दिया, 99 में 1 घटा दिया तो ये आया 98। तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 9801। अच्छा, अगर आप देखना चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं, इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे 9 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमें लेस देन 10 मिल ही गया। दूसरी चीज क्या है, ये इसका 9 गुना होगा। आप कहेंगे सर मैं 99 के स्क्वायर को 32 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। ये 9 तभी हो सकता था जब मेरे पास जो ये वाली वैल्यू थी ये कट के इसका 3 टाइम्स चला जाता, लेकिन 32 का 3 टाइम क्या होता है 96 होता है, 99 तो नहीं होता। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 नहीं आई, तो इसका स्क्वायर 9 नहीं बन पाएगा, तो यही आंसर होगा। आपको बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप डायरेक्टली अपना आंसर मार्क कर सकते थे कि भाई मेरी वैल्यू ये 1000 से ज्यादा होगी, ये 9999 से कम होगी, तो 10 गुना जाने के लिए तो मेरे को इसके ऊपर एक जीरो की और जरूरत पड़ती, तो 10 से कम आएगा आंसर। 4 ऑप्शन में एक ही 10 से कम वाला है, वो हो जाएगा। 9 के चांसेस वैसे भी बहुत कम रहेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, कहता है कि दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो इतना है, तो उनका एलसीएम कितना होगा? भाई अगर दो को प्राइम नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वही तो उनका एलसीएम होता है, तो 104 ही मेरा सही आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि को प्राइम है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही मेरा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ 1 हो गया तो नंबर का प्रोडक्ट वो एलसीएम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बहुत सिंपल, a रेशियो b 3:7 दे रखा है, इसे सिंप्लीफाई करके हमें बताना है। जब भी ऐसा होता है तो हम a को 3 मान लेते हैं और b को 7 मान लेते हैं। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 12, यहाँ 7 रखेंगे तो 35, यहाँ पे 3 रखा तो 27 और 7 रखा तो 14। क्या वैल्यू आ गई 47 डिवाइडेड बाय हमारे पास 31। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा 41 सॉरी, अगर हमें यहाँ पे पूरा ना निकालना होता, अगर हमने खाली ये निकाल लिया था 47, तो मेरा आंसर वैसे भी 4 ऑप्शन में एक ही जाता, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में तो इजी था, कर लिया। मुश्किल वैल्यूज होती तो उस बार कई बार न्यूमरेटर देख के हम अपना आंसर मार्क कर देते हैं। अगला सवाल, एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, 3 मिनट रुकती है हर 75 किलोमीटर चलने के बाद, तो हमें बताना है कितना टाइम लगेगा 600 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना आपको डायरेक्टली करना है। आप ये कहो कि अगर भाई बिना रुके चलती तो कितने टाइम में कवर करती? 600 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 100 की, तो कितना टाइम हो गया मेरे पास? आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इक्वल्स टू टाइम आ गया, ये आ गया 6 घंटे। बिना रुके चलती तो 6 घंटे लगते हैं। अब कितनी देर रुकेगी ये निकाल लो। तो हर 75 किलोमीटर में कितना रुक रही है? 3 मिनट रुक रही है। तो आप कहेंगे सर 600 किलोमीटर में कितना रुकेगी? आप कहेंगे सर 75 इंटू में 8 होता है 600, तो 3 इंटू में 8 कर दूंगा तो ये आ गया 24 मिनट। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कट रहा है। जब हम हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक रही है ना, जब 600 किलोमीटर पूरा हो जाएगा फिर 3 मिनट रुकेगी, क्या हमें वो 3 मिनट काउंट करने हैं? नहीं करने। जब डेस्टिनेशन में पहुंच गए उसके बाद के 3 मिनट हमें काउंट नहीं करने, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे -3 कर दो और ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 21 मिनट। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। आप कहते हैं हमारा जो तरीका होता है करने का वो ये होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं 75 से डिवाइड करते हैं 600 को। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो क्वोशिएंट आता है उससे हमें ये आइडिया लगता है कि भाई कितनी बार रुकेगी। तो हमने ये 8 टाइम्स करा और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 600 और ये कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है मेरे पास तो हम क्या कर देते हैं क्वोशिएंट में -1 कर देते हैं,
तो हम कहते हैं 8 - 1 और जितने जितने मिनट रुक रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज 3 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 21। ये हमारा तरीका होता है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर में 1 आ जाता, मान लो 600 की जगह 601 होता है ये, तो क्वोशिएंट 8 आता, रिमाइंडर आता 1, तो उस केस में हम ये -1 नहीं करते और हमारे पास क्या होता है, फिर उस केस में 24 मिनट लेनी पड़ती। तो हमने कहा 6 घंटे 21 मिनट, मिनट में दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 60 प्लस 21, ये वाली वैल्यू 381 आ गई। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को अच्छे तरीके से? नहीं, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। पूरा डिविजिबल हो गया तो मतलब लास्ट वाला जो स्टॉप है वो भी इंक्लूड हो गया हमारे इस टाइम में, तो हमें वो एक्स्ट्रा टाइम लास्ट वाले स्टॉप का घटाना पड़ेगा, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। और ये डायरेक्ट तरीका ये, और एक एक करके वरना निकालने की जरूरत नहीं है कि 75 किलोमीटर में इतना टाइम लग गया फिर अगले 75 में इतना टाइम, वो बहुत लंबा हो जाएगा। कहता है 60% एक नंबर के 60% में अगर 36 को जोड़ें तो नंबर ही बन जाता है। नंबर अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। तो आप कहेंगे सर 60% में कितना जोड़ेंगे नंबर का, 40% जोड़ेंगे तभी तो मेरे पास वो नंबर बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ 40% ऑफ नंबर, ये किसके बराबर हो गया, 36 के बराबर हो गया। हमसे बताना है कि नंबर अपने आप में क्या होगा, 100% ऑफ नंबर। ये वाली वैल्यू क्या आएगी, काट दो भाई, 4 से काट दूंगा तो 9, 10% 9 के बराबर तो 100% 90 के बराबर, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर? बेसिक से लिखना होता तो आप ऐसे कहते यार 60% ऑफ नंबर प्लस मेरे पास यहाँ पे 36, ये नंबर के बराबर है, नंबर को अपने आप को 100% लिख दो, 100 में से 60 गएगा 40%, जो मैंने आगे की स्टेजेस में लिखा है वही चीज आ जाएगी आपकी। अगला सवाल क्या आता है, 40% ऑफ अ नंबर इज 46 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। एक नंबर का जो 40% है ना, वो उसी नंबर के 4/5% से 4/5 से 46 कम है, तो हमें बता दो नंबर क्या होगा। अब दोबारा दिमाग लगाओ, 40% दे रखा है नंबर, 4/5 क्या होता है भाई, 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 80% होता है या नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि 40% एक नंबर का उसके 80% से कितना कम है, 46 कम है। 80% माइनस 40% ये आ जाएगा 40% ऑफ अ नंबर, और अगेन ये किसके बराबर, 46 के बराबर आ गया। हमें बताना है नंबर का मान क्या होगा, 100% ऑफ नंबर। 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.5 से गुना करना पड़ेगा इसमें, और इसमें भी अगर 2.5 से गुना कर देंगे, या आप 5/2 भी कर सकते हैं। 2.5 क्या होता है, 5/2, कंफ्यूजन कम करने के लिए 2 से काटूंगा 23, इंटू में 5 115, यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, डन है। अगला सवाल बिल्कुल सिमिलर सवाल जो अभी करवाया था मैंने, a/b 0.25 दे रखा है। 0.25 को क्या लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं, यही होता है। a को 1 b को 4 रख के क्वेश्चन को सोल्व कर दो। यहां पे मेरे पास ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा 1 और ये 6 आ जाएगा प्लस 2/9। हम देखेंगे यहाँ पे 3 एलसीएम ले लूंगा 9 -3 + 2 और ये वाली वैल्यू -1/9। ठीक है, कुछ नहीं है, आगे बढ़ता हूं, रुकेंगे नहीं। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि दो प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम इतना है, तो हमें बताना है कि a - 2b क्या होगा। ध्यान से, अगर मैंने कहा नंबर 1 a है और मेरे पास नंबर 2 b है, जिसमें a ग्रेटर देन b है, तो इनका जो एलसीएम होगा, प्राइम नंबर का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, और ये हो जाएगा 697। हमें बताना है a - 2b का मान। अच्छा, अब कैसे करेंगे, आप ध्यान दो यहां पे, देखो अब ऐसे तो पता करना कि भाई ये किससे कटेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन कहां तक करनी है, हमें एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे को अभी करना है क्वेश्चन, लास्ट में करना है। तो इस चीज को करने के लिए हमें ये देखना होता है कि भाई ये मैक्सिमम जो ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, ये किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है, या इससे बड़े वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो। 697 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 729, और 729 होता है मेरा 29 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम मेरे को जो चेक करना पड़ेगा ना, वो 29 तक चेक करना पड़ेगा, या 29 से भी एक कम 28 तक भी कह सकते, 27 है सॉरी, कि 27 तक का चेक करना पड़ेगा, या इवन 27 से भी कम। क्यों मैं ये चीज कह रहा हूं, आप कहोगे सर ये वाली वैल्यू जो है ना, देखो 27 के स्क्वायर से थोड़ी सी कम है, तो मेरे इसमें से जो एक वैल्यू होगी है ना, वो मेरी 27 से कम होगी, और एक वैल्यू मेरी 27 से ज्यादा होगी, तभी तो मैं इस रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं।
वरना नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दोनों वैल्यू अगर 27 से मेरी ज्यादा चली गई तो जो इसका स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो है मेरी 27 के स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कम है। तो मैक्स टू मैक्स जो मेरे को चेक करना है वो 27 तक करना है। तो अब 1 से लेके 27 भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, उससे नीचे तक 26 तक ही जाना पड़ेगा। 1 से लेके 26 तक के कितने प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करके देखो कि ये वाली वैल्यू किससे कट रही है, आपको आंसर मिल जाएगा। एक तरीका और मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी बताता हूं जनरली, कि भाई जैसे ये 729 है, आप देखो ये 729 से कितना कम है। 79 तो 27 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना कम है इससे, 32 कम जा रहा है ना। लेकिन 32 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वरना परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म लगा के डायरेक्टली मैं दोनों वैल्यू बीच में निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा, तो हम मैनुअली कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, वरना लंबा टाइम जाएगा। अब कैसे चेक करो भाई, किससे? पहला प्राइम नंबर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, सम ऑफ डिजिट चेक करो, 9, 15 और 7 22, 3 से नहीं कटेगा और फिर ये 9 से भी नहीं कटेगा, है ना। फिर 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है। 7 से चेक करेंगे तो 9 जा, फिर 67, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर अगला आएगा 11, 7 और 6 13, माइनस 9, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर आएगा 13 प्राइम नंबर, 13 से काटूंगा 65, 47 नहीं कट रहा। फिर आएगा मेरे पास 17, 17 4 जा और 41, ये 17 से कट रहा है, 17 इंटू 41 जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए मेरा बड़ा था तो ए हो गया 41 और बी हो गया मेरे पास यहाँ पे 17। हमें क्या बताना है, a माइनस 2b, तो 41 माइनस 2 इंटू 17, ये वाली वैल्यू 7 मेरे पास क्या बचेगा, आंसर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक टैंक जिसकी लेंथ है 4, विड्थ है हमारे पास 2, इसे हमने खोदा कितना, इसे हमने थोड़ा जमीन में गहराई पे खोदा 1.5 मीटर की, और ये कहां पे खोदा गया है, एक फील्ड दे रखी है जो कि मुझे 22 मीटर लॉन्ग दे रखी है, और यहाँ पे इसकी विड्थ दे रखी है हमें 14 मीटर। अब जब हम इसे खोद रहे हैं तो इससे जो सामान निकलेगा वो हमने क्या करा, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसके ऊपर डाल दी मिट्टी, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो ये हमने खोदने के बाद जो इस एरिया पे मिट्टी डाली है उसकी हाइट कितनी होगी। आप कहेंगे सर जब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक हाइट अटेन करेगा, उस हाइट को से मैं मान लेता हूं उसने जो हाइट अटेन करी वो हाइट अटेन करी h, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म सा बन जाएगा आपका यहाँ पे भी। अब वॉल्यूम क्या होगी जो हाइट अटेन करेगा, उसकी वजह से जो मिट्टी गिरी, जो यहां से मिट्टी निकली और जो इस पोर्शन में मिट्टी गिरी, उनकी वॉल्यूम बराबर होगी। अब जो मिट्टी निकली यहां से उसकी वॉल्यूम तो मेरे को पता है कि यार 4 इंटू 2 इंटू में 1.5 गड्ढे की विड्थ और ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब जो यहां पे मिट्टी गिरी है इस पे जो वॉल्यूम बनेगी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट हम पढ़ते हैं वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब अगर बेस हाइट तो मैंने मान ली इसकी h है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस एरिया कितना होगा हमारा, आप कहेंगे सर ये वाले पूरे एरिया में से यहाँ पे तो मिट्टी नहीं है, ये एरिया हटा दो तो हमें बेस एरिया मिल जाएगा, तो ये कितना होगा 22 इंटू में 14 पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस 4 इंटू 2 जहां पे मिट्टी नहीं है, जहां से हटाई है मिट्टी है, तो यहां से हमें हाइट मिल जाएगी। आप देखेंगे 8 और 1.5 ये हो गया मेरे पास 12 h, इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास 22 इंटू 14 28 3 08 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 300। हाइट की वैल्यू यहाँ पे 12/300, ये आएगी मीटर में क्योंकि सारी यूनिट्स मीटर में थी, हमसे सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगा लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे और सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं काटूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर? अगला सवाल हमारे पास कहता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड हमें 2 दे रखी है, हमें इसका एरिया और ऑल्टीट्यूड बता दो। देखो अगर साइड को इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैं ए मान लूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और हाइट होती है मेरे पास √3/2 इंटू में ए। अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा √3, और यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो ये भी √3 बचेगा,
तो एरिया और हाइट दोनों √3 आ जाएंगे मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल था तो मैंने ऑप्शन पे नजर नहीं डाली, बाद में डायरेक्टली सोल्व करके ऑप्शन देखें। अगला सवाल मेरे पास देखो, अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टाइप है ये। कहता है कि a² + b² + c² + 3 = 2a + b + c है। तो हमें बताना है a + b + c का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा भाई, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, फिर भी मैं वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से a और b का मान नहीं रख सकता, मेरे को पूरा सोल्व करके ही निकालना पड़ता है। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, जब भी ऐसा कुछ दे a² + b² + c², यहाँ पे कुछ दे दे, यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू दे दे और इधर 2 के बाद ब्रैकेट में कुछ दे दे, तो मेरे पास डायरेक्टली जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है वो होता है a का मान होगा मेरे पास यहाँ पे 2 के बाद ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ a दैट इज 1, b का मान होगा मेरे पास यहाँ पे b का कोफिशिएंट है दैट इज 1, और c का मान होगा यहाँ पे c का कोफिशिएंट क्या है 1। अगर आपने अलजेब्रा मुझसे पढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली देख के a b और c 1 1 1 कर दोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 3। ठीक, अब ये कैसे होता है, बेसिकली हमें ये इक्वेशन ना अपने आप में इनफ होती है एबीसी की वैल्यू देने के लिए। कैसे, देखो ये जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास एक इस तरह की फॉर्म बनती है, a - x का होल स्क्वायर प्लस b - x का होल स्क्वायर और प्लस c - x का होल स्क्वायर। ये अगर 0 के बराबर हो, कुछ इस तरह की इक्वेशन हो, तो क्या आप एबीसी की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पे ये x y कर लो, इसे z कर लो, ठीक है। आप कहेंगे सर देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, मतलब सॉरी किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी। 3 पॉजिटिव वैल्यू का सम अगर 0 आ रहा है तो तीनों वैल्यूज क्या होंगी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तभी ये पॉसिबल है। और अगर ये 0 है तो a का मान x, b का मान भी y और c का मान भी z ही के बराबर आएगा। क्या यही फॉर्म यहाँ पे आएगी। इससे सिंप्लीफाई करने पे वही फॉर्म बनेगी। अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे ही आप इधर लेके आएंगे ये वाला पार्ट, तो आप कहेंगे सर a² है, यहां से 2a इधर आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे b² है, यहां से मैंने 2a इधर 2b इधर ले आया, और ऐसे मेरे पास यहाँ पे c² है और यहां से 2c में इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 था, 3 को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ 1 + 1 + 1 में। आप कहेंगे सर पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और ये +1 कर देता हूँ और ये 0 के बराबर। अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को देखें और इस वाले पार्ट को देखें, तो मेरे पास ये क्या है a - 1 का होल स्क्वायर, ये b - 1 का होल स्क्वायर और ये c - 1 का होल स्क्वायर, ये 0 के बराबर। ये तीनों पॉजिटिव है तो ये सारे के सारे 0 होंगे, तभी तो मेरे पास सम 0 आ पाएगा। तो a का मान a - 1 0 के बराबर, तो a1 b1 और cb1। ये इसका तरीका है। इस तरह के टाइप्स बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में और डायरेक्टली हम आंसर निकालते हैं, जो मैंने ट्रिक से आपको बताया, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता था कि भाई यहाँ पे a² है, ये 2a इधर जाएगा और a² - 2a को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, तो फाइनली मेरे पास a - 1 का होल स्क्वायर ही बनेगा। ठीक, अगला सवाल हमारे पास देखो क्या दे रखा है। हमारे पास 3 लड़कियां हैं, सुंदरी है, काशु है और ज्योति है। इन सब ने ना 2-2 टेस्ट दिए। सुंदरी ने जो 2 टेस्ट दिए उसमें स्कोर क्या है 24/60 है और दूसरे में है 32/40, मतलब 60 में से 24 नंबर आए इस टेस्ट में 40 में से 32 नंबर आए। काशु ने 2 टेस्ट दिए, पहले टेस्ट में 70 में से आए 35 मार्क्स और दूसरे टेस्ट में आए 60 में से 54 मार्क्स। ज्योति ने भी 2 टेस्ट दिए, 90 में से आए 27 मार्क्स और यहां पे आए 50 में से 45 मार्क्स। हमें बताना है कि किसने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस रिकॉर्ड करी है इन सब में। किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे सर देखो प्रोग्रेस बताना है तो हमें बताना है किसने सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज अपने मार्क्स में करा है। ठीक है, अगर परसेंटेज इंक्रीज बनाना है तो आप कोशिश करिए कि बेस को इक्वल कर लीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज दे रखी है मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया इन्होंने। जैसे आप देखेंगे ना, इसे मैं क्या सिंप्लीफाई करूंगा, 6 से काट दूं तो 4/10 आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं डिनोमिनेटर में 10 बना रहे तो कंपेयर करना आसान रहेगा। इसे मैं 4 से काट दूंगा तो 8/10 आएगा। हालांकि मैं इसे ज्यादा काट सकता था, मैं इसे 8 से भी काट सकता था, लेकिन मैं बेस को सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मतलब 60 में 24 आए, इसका मतलब 10 में से कितना है 4, इसमें 10 में से कितना है 8, तो बेस नंबर सेम हो गया ना, कंपेयर करना आसान होगा। ऐसे ही यहाँ पे 7 से काट दूंगा तो आप कहेंगे सर 10 में से कितना है 5। यहाँ पे फिर 6 से काट दूंगा तो आप कहेंगे सर 10 में से कितना है मेरे पास 9। यहाँ पे अगर मैं 9 से काट दूंगा तो
3 आए 10 में से, और यहाँ पे 5 से काटूंगा तो 9 आए 10 में से। अब मेरे को बताना सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज किसने करे अपने मार्क्स में। तो आप कहेंगे सर सब जगह तो बेस अब 10 हो गया, तो इसे तो भूल जाओ। सभी सब्जेक्ट्स में जो स्कोर्स हैं वो 10 में से कितने कितने आए, हमने लगभग उतना निकाल लिया। तो आप देखो इसके पहले 4 थे, 4 से कितने हो गए 8, 2 गुना हो गए। इसके 5 थे, 5 से कितने हो गए 9, 1.8 टाइम्स हो गए। और इसके 3 थे और 9 हो गए। सबसे ज्यादा इंक्रीज किसने करा अपने मार्क्स के अंदर? क्या मैं कह सकता हूं ज्योति ने सबसे ज्यादा इंक्रीज करके दिखाया? और मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली ज्योति। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसने किया? परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 3 से 9 गए हैं ना, 200% का इंक्रीमेंट हुआ है। यहां पे मेरा 80% का इंक्रीमेंट है, यहां पे मेरा 100% का इंक्रीमेंट है। वैसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है ए बी और सी ने मिलकर एक काम करा जिसके लिए उन्हें 1800 रुपए दिए गए। ए 6 दिन, बी 4 दिन और मेरे पास सी यहां पे 9 दिन काम करता है। इनका जो डेली वेज है उसका रेशियो हमें दे रखा है यहां पे 5, 6 और 4। तो हमें बताना है ए को कितना मिलेगा। तो डेली वेज रेशियो में तो मैं मान लेता हूं इसे 5x मिलता है डेली, इसे 6x मिलता है और इसे 4x मिलता है। तो ये टोटल वे मतलब डेली के इनके वेजेस हो गए, कितने दिन तक काम करा। अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल कितना पैसा मिला होगा, तो आप कहेंगे सर डेली वेज में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। तो ए को टोटल मिला होगा 30x, 5 दिन काम करा, 5x 1 दिन का लेता है। बी को टोटल कितने पैसे मिले होंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 × 6 24x, और सी को टोटल मिले होंगे 36x, ये मिले होंगे। इनके पैसे जो मिले उनका रेशियो मैं कह सकता हूं ये आएगा। अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कह सकते हैं सर 6x से काट दो, ये आ जाएगा 5:4:6। जो टोटल अमाउंट इनने बटा है वो इस रेशियो में बटा होगा। टोटल अमाउंट कितना बटा है, ये हो गया 15 रेशियो, ये किसके बराबर दे रखा है 1800 के। हमें किसका मान बताना है, ए को कितने मिले 5 रेशियो। तो 5 क्या होता है, इसका तो 1/3 हो गया, इसका 1/3 करूंगा तो कितना आ गया 600। तो ए को कितना मिला होगा 600। ठीक है। अगला सवाल कहता है एक बड़ा क्यूब बनाया जाता है छोटे क्यूब्स को पिघला के। ठीक है, 3 छोटे क्यूब को पिघला के बनाया जा रहा है। एक का है साइड 3, एक का 4, एक का 5। तो हमें बता दो कि सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा तीनों क्यूब का मिला के और एक बड़े क्यूब का। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्यूब है, जब तीनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम का सम करेंगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे पहले क्यूब का वॉल्यूम होगा 3 क्यूब, जो दूसरे क्यूब का वॉल्यूम 4 क्यूब, और तीसरे क्यूब का वॉल्यूम होगा 5 क्यूब। ये जो मैंने फाइनली जो न्यू क्यूब बनाया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो उसकी साइड मान ली है। हमें क्या बताना है रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ ऑल 3 क्यूब्स। तो वो होता है 6 इंटू में साइड स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 6 इंटू में 3 स्क्वायर, 6 को कॉमन ले लिया, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसके साथ रेशियो किसका बताना है, 6 इंटू में साइड स्क्वायर जो बड़े वाला क्यूब का है। आपको पता है ये 6 जो कांस्टेंट वैल्यू है कटी जाएगी, बस समझाने के लिए लिखी गई है। तो इसका रेशियो हमें क्या करना है बताना है। अब बताओ भाई ये ए का मान क्या आएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि दो रिलेशनशिप आपको अच्छे से याद कर लो। 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर होता है यहाँ पे 6 के क्यूब के साथ। ऐसे ही मेरे पास 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब किसके बराबर होता है मेरे भाई, 9 क्यूब के बराबर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत काम पड़ेगा इसका। स्फेयर में भी पूछता है, वहां पे क्यूब की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल नंबर सिस्टम में भी पूछ सकता है और इधर भी। ठीक है, चाहो तो आप निकाल के देख लो। और इसी में कुछ मल्टीप्लाई कर देता, मान लो हमें जैसे 3, 4, 5 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब ये किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर 6 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 क्यूब। ऐसे किसी से मल्टीप्लाई या सबट्रैक्ट डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं। और ऐसे ही इसमें भी, ये दोनों रिजल्ट याद कर लो, याद होंगे तो इजीली कर पाओगे। तो आपको दिख गया यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब। अब सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो। ए का मान 6 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर। तो सम करेंगे तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 36, और इधर क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर ही होता है। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, तो 2 इंटू 25 कितना 50 मेरे भाई। तो ये हो गया मेरे पास 25:18। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर।
अच्छा, दूसरी चीज ये भी ध्यान रखो, जब तीन छोटी छोटी फिगर मिला के मैं एक बड़ी फिगर बनाता हूं, ठीक है, पिघला के, तो जनरली उनका जो बड़े वाली फिगर होता है उसका जो सरफेस एरिया होगा ना, बाकी तीनों फिगर के कंबाइंड सरफेस एरिया से कम ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की मदद भी लेता तो मेरा ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती थी, क्योंकि फाइनल फिगर का जो सरफेस एरिया होगा इन तीनों के सरफेस एरिया से कम ही होगा। ये नहीं हो सकता था, और बाकी ये भी नहीं हो सकता था। इन दोनों में से ही मेरा आंसर निकल के आता, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर का हमें क्या दे रखा है, ये रेशियो में दे रखे हैं, एलसीएम इनका इतना दे रखा है, तो हमें बताना है एचसीएफ क्या होगा। अगर ये तीनों नंबर हैं रेशियो में, तो इनका एचसीएफ वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया होगा जो तीनों में कॉमन होगा, तो नंबर होगा 1H 2H और 5H। एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1H 2H और 5H का एलसीएम। आप देखेंगे H कॉमन, और यहाँ पे 1 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 10। ये किसके बराबर, 120 के, और एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 12। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क में बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जो सही करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। मेरे पास 3 नंबर है, रेशियो है 3, रेशियो 5, रेशियो 9। इनका एलसीएम है कितना, 135। आप मेरे को बताइएगा कि, या 135 की जगह भी 270 ले लो, चलो, इनका एचसीएफ क्या आएगा। ऑप्शंस भी दे देता हूं आपको मैं, 6, 18, 9 और नन ऑफ द अबव। और एक और नन ऑफ द अबव की जगह लिख दो, चलो 2। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, कहता है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें 10A + 10B + 10C किसके बराबर होता है। ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि भाई ये याद कर लो, ये 10A × 10B × 10C के बराबर हो जाता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे पूछ लेता कोट A + कोट B + कोट C किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होता है मेरे पास कोट A कोट B + कोट B कोट C, क्योंकि इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है, + कोट C कोट A। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी याद है, ठीक है। नहीं याद है तो एग्जाम में कैसे करेंगे भाई। आपको एक चीज पता है, अगर ट्राइंगल दे रखा है ना एबीसी, तो सम क्या हो जाएगा सारे एंगल्स का। आप कहेंगे सर A + B + C = 180। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एबीसी की, सब पे सेटिस्फाई करेगा अगर ये प्रॉपर्टी होगी। तो आप कहेंगे सर A को भी मैं 60 रख लेता हूं, B को भी 60 रख लेता हूं और C को भी 60 रख लेता हूं। तीनों को 60 कर लिया, 10 60 क्या होता है, √3। तो √3 कितना हो जाएगा, 3√3। ये किस में आएगा, अगर आप 60, ये तो 1 है, ये नहीं हो सकता। ये क्या है, √3 × √3 3 + 3 ये बन गया 9। ये भी नहीं हो सकता। √3 × √3 × √3 3√3 सेटिस्फाई कर रहा है, -3√3 यहां पे आएगा क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, तो भाई ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ये। याद रह जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिक से करना है तो सॉल्यूशन में भी करा रखा था डिटेल में, वरना आप कहते हैं यहाँ पे सर A + B मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर बेसिक से करना है हमें इसी चीज को, तो A + B मेरा हो जाएगा 180 - C, है ना। दोनों साइड 10 ले लेंगे तो 10 A + B = 10 180 - C। 10A + B क्या होता है, 10A + 10B डिवाइडेड बाय 1 - 10A 10B, और ये 180 - C क्या होता है, -10C। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो आप देखेंगे 1 - 10C में मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और वो इधर जाके जुड़ जाएगा, 10A + 10B + 10C, और ये वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस 10A 10B 10C, यही आएगा। ठीक, तो बेसिक से इस तरीके से कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सिंपल सा सवाल था,
सिंप्लीफाई करके बता दो क्या आएगा। आप कहेंगे सर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट बोर्ड मास लगाते हैं तो डिवीजन पहले कर लेंगे। 8/8 क्या आ गया 1। अब इनटू, अब यहाँ पे ऊपर वाला तो सोल्व कर लेंगे 8 + 8। यहाँ पे फिर से डिवाइड पहले सोल्व होगा, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 आ जाएगा, तो 1 × 8 + 8, तो 8 + 8 बचेगा, ये आ गया 16। 16/16 1 होता है, तो 1 × 1 1। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि 7500 रुपीज है, 2 साल का 4% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। तो जब हमें ऐसा 4% वैल्यू दे रखा होता तो हम इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर 4% का 2 इयर्स का निकालना है ना, तो मैं कहता हूं 2 × 4 कितना होता है, 2 × 4 को अलग कर लो, प्लस यहाँ पे 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे लिख लो, तो मेरे पास यहाँ पे 8.16 ये परसेंटेज में आ जाएगा। इफेक्टिव रेट इतना हो गया। अब 7500 का 8 ये निकालना है मेरे को 16%। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा, परसेंट हटाने के लिए तो 2 जीरो हट गई। अब मेरे पास 75 इंटू में 8.16 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। आप बताओ 8 को 75 से करता हूं तो कितना आता है 600, और प्लस मेरे पास 75 इंटू में 0.16 से करना चाहो कर लो, वरना क्या जरूरत है। 75 इंटू में 8 में 600 है, 9 कर देता तो 875 होता। मेरा आंसर 600 या 675 के बीच में ही आएगा। 75 इंटू 8 से बड़ा, 75 इंटू 9 से छोटा। 4 ऑप्शन बहुत दूरी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो सकता है ना। डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे वैल्यू आ गई 612। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ए बी सी, जिसमें डी और ई पॉइंट्स हैं। साइड ए बी और ए सी पे कुछ इस तरीके से डी ई पैरेलल हो गया मेरे पास बी सी के। ए डी बाई बी डी ये 3/5 दे रखा है। तो हमें बताना है कि अगर ए सी मेरे पास 4 है तो मेरे पास ए ई का मान क्या होगा, ये बताना है। कैसे करेंगे भाई, आपको पता है अगर दो साइड पैरेलल हो जाए तो आप कहते हैं सर ये वाला एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की वजह से इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए। सिमिलर हो गया तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। आप कहेंगे सर ये 3 और ये 5 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 8 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 4 रेशियो। ठीक है, साइड्स अगर प्रोपोर्शनल रहेंगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का जो रेशियो है, ये 4 है ये 8 है, कितने गुना हो गया 4 × 2 2 टाइम्स हो गया। तो ऐसे ही इसका 2 टाइम करूंगा तो ये हो जाएगा, या फिर मैं कहूंगा इसका आधा कर दूं अगर मैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.5 और यही मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8 का आधा 4, 3 का आधा 1.5। ठीक, वरना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के या बाकी चीजें लगा के तो आप कर ही सकते हो, ये मोरली ऊपर ऊपर से आप देख के क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से कर सकते हो। अगला सवाल कहता है 3a + 4b मेरे पास 2 के बराबर है, 1ab इसके बराबर है, तो इसका मान बता दो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3a को क्या मान लूं, x मान लूं, और इसे 4b को y मान लूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे को क्या बताना है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यही बताना है। और यहाँ पे भी अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं 3 और 4, इसमें 3 × 4 कर दूं तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 36 में 3 × 4 करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरे पास xy का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, आप अब फंसोगे नहीं कहीं भी करने में। मेरे पास x + y गिवन है, xy गिवन है, x³ + y³ बताना है। x³ + y³ क्या होता है मेरे पास, x + y का होल क्यूब माइनस 3xy और x + y, यही होता है। x + y कितना 2, 2 का क्यूब माइनस 3xy कितना 1/3 और x + y कितना 2, तो 8 - 2 दैट इज 6। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया विदाउट एनी सिली मिस्टेक। क्लियर। कहता है कि जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का दो पॉजिटिव नंबर्स का, वो हमें 32 दे रखा है, और जो डिफरेंस है नंबर्स का वो हमें दे रखा है 4। तो हमें बताना है कि भाई सम क्या होगा। अब आप फटाफट से बताओ मेरे को,
नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है हमने वो पहले भी पढ़ा है कि भाई ये क्या होता है, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर का उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो ये भी मेरे पास 32 हो गया। n1 माइनस n2 4 है, n1 इंटू n2 32 है, n1 प्लस n2 बताना। दो तरीके हैं करने के, एक तो डायरेक्टली भाई वैल्यू सोच लो कि कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे 32 है, इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से कि प्रोडक्ट तो आ जाए 32 और डिफरेंस आ जाए 4, है ना। तो आप कहेंगे सर 8 और 4 मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, 8 4 जा 32, 8 माइनस 4 4, तो यहाँ पे 8 प्लस 4 कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 12। ये हो गया डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, कई बार हमें नंबर डायरेक्टली नहीं मिल पाते, नहीं सोच पाते एग्जाम में, तो फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। आप कहेंगे सर a माइनस बी गिवन है, ए बी गिवन है, तो a प्लस बी का मान क्या होता है मेरे पास, n1 प्लस n2 का मान कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये होगा मेरे पास यहाँ पे n1 माइनस n2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं तो प्लस 4 इंटू में n1 n2, ये हमारे पास बराबर होता है n1 माइनस n2 के। तो प्लस माइनस रूट लगा सकते हैं आप। यहाँ पे मेरे पास क्या है n1 माइनस n2 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 32, तो ये 128 प्लस 16 144, बाहर निकलेगा 12। ठीक है, प्लस माइनस होता है क्योंकि नंबर्स थे तो हमने पॉजिटिव ही लिया है, नेगेटिव वाला नहीं है इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाया। कहता है 8 आदमी अगर 9 घंटे दिन का काम करें तो एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आदमी का 1 घंटे का काम मान लिया, कितना 1, तो 9 घंटे में कितना 9 काम, 8 आदमी 9 घंटे में कितना 8 इंटू 9, और 20 दिन में कितना काम करेंगे 20 से गुना कर दिया। कहता है कि अगर हमें बताओ कितना टाइम लगेगा 7 आदमियों को 10 घंटे अगर एक दिन में काम करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो डेज को मैंने मान लिया डी। सोल्व करके निकाल लेंगे आंसर, कुछ भी नहीं है, 0 से 0 गई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 तो आएगा ही, चार ऑप्शन में एक ही के डिनोमिनेटर में 7 है तो यही हो सकता है। सोल्व करोगे तब भी आपको 144 डिवाइडेड बाय 7 मिल जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक डीलर ने डिस्काउंट दिया 10% का एमआरपी पे एक आर्टिकल के, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा लिया। अगर एमआरपी हमारे पास 1200 है तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर एमआरपी है 1200, डिस्काउंट कितना दिया 10% का, तो इसके 9 भाग 10 में बेचा होगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का कमाया कॉस्ट प्राइस पे 20% का, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट कितना 120%। 120% को क्या लिख सकता हूँ 12/10 लिख सकता हूँ। सोल्व करके अपना आंसर बता दो, क्वेश्चन हो गया खत्म। 10 से 10 गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया 4, 4 से इसे काटूंगा तो 300, और कॉस्ट प्राइस का मान आ गया मेरे पास यहाँ पे 900। एक तरीका तो ये हो गया जिसमें हम सेलिंग प्राइस को इक्वल करके करते हैं। ठीक है, ये समझाया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस इक्वल करो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हमने एक तरीका भी देखा था यहाँ पे, जब हम क्या करें एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दें और कॉस्ट प्राइस पे फिर भी फायदा है नुकसान हो जाए, तो हम कहते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, सॉरी कॉस्ट प्राइस का मान होता है हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी का रेशियो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो तो माइनस हो जाएगा। तो कितना प्रॉफिट था हमारे पास 20% का, तो ये हो गया 120। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का था 10 का, तो ये हो गया 90। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा ना एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का 120 रेशियो 90 आएगा। हमें यही वैल्यू कितनी दे रखी थी, एमआरपी दे रखा था 1200, तो ये वाली वैल्यू 10 गुना हो गई इसकी, तो इसमें 10 से गुना करूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 900। क्लियर, तो ये दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं। कहता है 25 की पावर 25 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। 25 की पावर 25 को डिवाइड करना है 26 से। आप कहेंगे सर 25 को 26 से डिवाइड करूंगा तो -1 मिलेगा, -1 की पावर 25 है। ठीक है, तो -1 की पावर और क्या देता है -1, तो रिमाइंडर आया मेरा -1। ऑप्शन में -1 आपको दिखेगा नहीं, जल्दबाजी में 1 मत टिक करके आ जाना, ध्यान रखना है यहाँ पे। जब रिमाइंडर -1 होता है तो हम क्या करते हैं, फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए हम कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर जो आया उसमें डिवाइजर को ऐड कर दो। किसे ऐड कर दो, डिवाइजर को। डिवाइजर क्या है 26, तो -1 प्लस 26, ये वाली वैल्यू क्या हो गई 25। ये हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि भाई 25 को डिवाइड करना है 26 से और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा,
तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर तो 25 ही आएगा, 26 से छोटा है। वरना आप इसे ऐसा कह सकते थे कि सर ये वाली वैल्यू 26 से कितना कम है, -1 है। तो या तो -1 कह लो रिमाइंडर या फिर 25 कह लो। -1 में 26 को जोड़ दोगे तो 25 ही आ जाएगा। अगला सवाल, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड हमें दे रखी है, एक 4 है और एक 10 है। हमें बताना है कि जो थर्ड साइड है वो कितनी हो सकती है। हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब मेरे पास क्या होगा, जो उसकी थर्ड साइड होगी ना वो बाकी दोनों के सम साइड्स के सम से छोटी, मतलब 4 + 10 इनके सम से क्या हो, छोटी हो, और बड़ी हो किससे, इनके डिफरेंस से। बड़े में से छोटे वाले को घटा दो, तभी हमारे पास ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा सी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6। 14 ये आंसर आ गया। कहता है 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 32 है। डेटा की रेंज हमें दे रखी है 28 और डिफरेंस दो स्मॉलेस्ट साइड के बीच में दे रखा है 8। तो हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो 3 नंबर मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं। मैंने कहा तीनों नंबर हैं ए, बी और सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से है कि ए सबसे बड़ा है, फिर बी है और फिर सी है, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का मीन हमें दे रखा है कितना, 32, मतलब एवरेज 32 है, तो सम कितना हो जाएगा 32 इंटू में 3, ये हो गया मेरे पास 96। अब सेकंड चीज आती है रेंज। रेंज क्या होती है, बेसिकली हाईएस्ट में से सबसे लोएस्ट को घटा दोगे तो आपको रेंज मिल जाती है। मान लो मेरे पास 3 नंबर होते हैं, एक है 2, एक है 10 और एक है 25। तो रेंज क्या होती है, आप कहते हैं सर सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाएंगे, तो ये वाली वैल्यू आ गई 23, ये मेरी रेंज कहलाती है। तो बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट है ए, स्मॉलेस्ट है सी, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे a माइनस सी मेरा किसके बराबर आ गया, ये वाली वैल्यू दे रखी है 28 के बराबर। जो दो स्मॉलेस्ट हैं उनके बीच का डिफरेंस 8 दे रखा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, बी और सी। बी बड़ा है सी से, मैंने माना है, तो b माइनस सी भी मेरे को दे रखा है कितना, यहाँ पे 8। हमें बताना है a का मान क्या होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे a का मान निकालने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करना है तो बेसिक से भी सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को क्या निकालना है, a का मान निकालना है ना, पहले मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं। अगर इन दोनों को प्लस करा तो a + b - 2c होगा, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। अब इसमें से, इस वाली में से इसे घटा दूंगा अगर मैं, तो आप देखेंगे a और b तो कट जाएगा, 3c बचेगा। 3c इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो यहाँ पे 3c का मान आया 96 - 36 दैट इज 60, और c का मान कितना आ गया 20। अगर c 20 है तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, तो मतलब c का मान यहाँ पे रखा है, a - 20 = 28, और a का मान कितना आ गया 48। डन। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक डीलर ने ना अपनी गुड्स को 20% अबव मार्कअप कर दिया कॉस्ट प्राइस से, और उसने उस पर डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक, कैसे करेंगे, आप कह सकते हैं सर मेरा आर्टिकल मान लो 100 रुपए का है, मैंने क्या करा, मार्कअप कर दिया इस पे 20% का, तो 120 हो गया एमआरपी। इसके बाद भी डिस्काउंट दिया इस पे कुछ, डिस्काउंट देने के बाद भी मेरे को 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लगा दो 8%, तो कितने का बेच रहे हैं, 108 का। ये हो गया सेलिंग प्राइस। हमें बताना है कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। आप कहोगे सर 120 में से 108 को घटाऊंगा तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 12 का हो गया। कितने पे, इतने पे। कितना परसेंट हो गया, आपको भी पता है भाई 12 कितना होता है 120 का, 10% होता है। तो डिस्काउंट कितना दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक, ओरली करने वाला सवाल था। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ये कहता है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम r है और कोशेंट उनका दे रखा है s/t है। तो हमें बताना है नंबर्स क्या होगा। मान लो मेरे पास दो नंबर हैं a और b, तो a और b का सम कितना दे रखा है r, और a/b ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें s/t। तो दोनों नंबर्स क्या होंगे ये बताना है। एक तरीका तो ये कि मैं बेसिक से पुट करके सोल्व कर लूं, एक होता है कि ऑप्शन की मदद ले लूं। ऑप्शन की मदद लेके देखता हूं भाई, जैसे दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। इन दोनों को सम करो, आप देखेंगे s + t तो नीचे है, कॉमन आ जाएगा।
और यहाँ पे मेरे पास एस आर और टी आर है, आर को कॉमन लूंगा तो एस प्लस टी, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे आर बचा, सेटिस्फाई कर रहा है, सम आ गया। डिवाइड कर दूंगा इन दोनों को आपस में, तो मेरे पास यहाँ पे एस आर डिवाइडेड बाय एस प्लस टी आर डिवाइडेड बाय एस प्लस टी कट गया, आर आर कट गया, तो एस बाई टी बचेगा डिवीजन पे। क्या यही पूछा था मुझसे? यही पूछा था। तो पहला ऑप्शन जो है यही मेरा सेटिस्फाई कर गया और आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कहेंगे सर 2 नंबर है ना, ये ऐसे है, पहले नंबर को दूसरे की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा, बी उधर मल्टीप्लाई कर दो, एस बी डिवाइडेड बाई टी हो गया, या ए का मान यहां पे रख दूंगा, तो मेरे पास यहां पे एस बी प्लस बी, ये किसके बराबर, आर के बराबर, बी को कॉमन ले लूंगा, टी एलसीएम ले लूंगा, तो मेरे पास बचेगा एस प्लस टी, और ये आ गया आर, तो यहां से मेरे को बी का मान मिल गया क्या, आर टी डिवाइडेड बाई एस प्लस टी, बी मिल गया। यहां पे पुट कर दोगे बी को, तो आपको इसी तरीके से ए का मान मिल जाएगा, ये आ जाएगा आर एस अपॉन में एस प्लस टी, और आप अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है मेरे पास डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 8% पर एनम की ब्याज दर से 2 साल का वो 240 दे रखा है, तो हमें बताना है सम ऑफ मनी। भाई 2 साल का जो गैप होता है, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, सी आई माइनस एस आई, 2 ईयर्स होता है, प्रिंसिपल इंटू में आर बाय 100 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है हमारे पास 2 साल के डिफरेंस का, और ये वाली वैल्यू 240। इस पे बहुत सवाल आते हैं, डायरेक्टली पुट करो आंसर निकाल लो। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल ही बताना है ना हमें, तो प्रिंसिपल इधर 240 है, इनटू में यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइडेड बाय रेट था 8, तो 8 इंटू में 8। सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। देखो पहले तो यहाँ पे 8 से काट लो 30, मैं 100 को जल्दी नहीं छेड़ता क्योंकि मुझे पता है 100 को मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होती है। यहाँ पे काटूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 15, या सीधा एक काम करो ना, इसे ऐसे मत करो, 8 से इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 25, और फिर 4 से कट गया, 2 रह गया, 2 से चलो काट लो 15, 25 इंटू 15 375, और फिर 2 जीरो। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास बढ़िया सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। जब भी आता है अच्छे सवाल आते हैं प्रोबेबिलिटी के, डिटेल्ड में पूरा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ाया, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये सारे करवा रखे हैं मैंने। कहता है कि 9 स्टूडेंट्स हैं, एक सर्कुलर पाथ पे खड़े हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 हमेशा एक साथ खड़े हों। तो अगर मैं 9 स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश करूं तो एक स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9, ये मेरे 9 स्टूडेंट्स हो गए। कितने तरीके से ये यहाँ पे बैठ सकते हैं, टोटल केसेस कितने होते हैं जब सर्कुलर अरेंजमेंट में लोग बैठते हैं? अगर 9 लोग बैठ रहे हैं ना, तो टोटल आउटकम्स मेरे होते हैं n-1 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 9-1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से मैं यहां पे लोगों को बिठा सकता हूं। अब कहता है ये क्यों होता है, मैं आपको बता भी देता हूं। आपने एक जनरली स्ट्रेट लाइन में तो पढ़ा होगा, हालांकि कंसेप्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर मेरे पास 9 लोग बैठते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 9 लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में मैं बैठाता हूं, तो इनकी नंबरिंग क्या होती है? मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग यहाँ पे बैठ गए हमारे पास। कितने तरीकों से मैं इन्हें अरेंज कर सकता हूँ? स्ट्रेट लाइन होता तो ये मैं डायरेक्टली कहता भाई 9 फैक्टोरियल तरीके से मैं इन्हें बैठा सकता था, लेकिन सर्कल में अगर 9 लोग बैठेंगे तो हम कहते हैं 9-1 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है। रीजन क्या है? मान लो मैं इसे थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहां पे मैं क्या ले आता हूं, इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर आप कहेंगे सर ये 9 वाला पार्ट है ना, तो इसे ले आओ यहां पे 9 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या ये अलग अरेंजमेंट हो गया? इसके अंदर अरेंजमेंट अलग हो गया ना, इस वाले से अलग अरेंजमेंट हो गया है, तो ये काउंट होगा। लेकिन सर्कल में जब हम करेंगे, ऑर्डर तो मेरा सेम ही है ना, 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
है ना, 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पे तो डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि एंड पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब पहले मैंने यहाँ पे 1 को बिठाया और यहाँ पे 9 को बिठाया, और जब मैं नेक्स्ट केस में रोटेट कर गया, मैं 9 को यहाँ पे ले आया और 1 को यहाँ पे ले आया, तो मेरा ऑर्डर सेम है, सर्कुलर पोजीशन में देखने में बिल्कुल सेम लगेगा, तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना होता। क्या ये चीज क्लियर हो गई? और अगर हमें वो इंक्लूड नहीं करना होता तो हम इसमें डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई जो ये वाले केसेस होंगे ना सिंगल लाइन वाले, वो हट जाएंगे, तो टोटल जितने नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पे बैठे होंगे एंड उतने गुना केसेस हमारे हट जाते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बचती है, एक कम करना पड़ता है हमें, 9 - 1 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी मोटा मोटा समझ लो, डिटेल में अभी समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये ध्यान रखना, सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी हम लोगों को इस तरीके से बिठाते हैं तो एक हमें कम करना पड़ता है टोटल केसेस में। अब हमारे पास क्या है, हमें दो लोगों को एक साथ बिठाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर दो लोगों को एक साथ बैठाना है हमें, तो उस केस में दोनों को कंबाइन कर देंगे हम। मैं कहूंगा यार ये दोनों पर्सन एक साथ बैठेंगे, तो टोटल कितने तरीके से हम दो लोगों को एक साथ कंबाइन करके बिठा सकते हैं? आप कहेंगे सर अब हमारे पास इस सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर इन दोनों को मैंने एक ही मान लिया तो मेरे पास टोटल कितने लोग हो गए? 9 की जगह 8 लोग बचेंगे, तो टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे? आप कहेंगे सर 8 - 1, इतने फैक्टोरियल आउटकम्स बनेंगे। और जो ये दो लोग बैठेंगे आपस में एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 से मेरे को यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे क्या बनेंगे? ये बनेंगे। क्लियर? फेवरेबल आउटकम्स मिल गए, टोटल आउटकम्स मिल गए, तो सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर 7 फैक्टोरियल इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये आएगा। और ये वाली वैल्यू 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इनटू में 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल एलिमिनेट होगा, 2/8 क्या आ जाएगा? 1/4। ये मेरी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी कि दो लोग एक साथ बैठे। क्लियर? फटाफट से देखिए इस चीज को। अब कुछ रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस थे जो कि हम मैथ्स के ही होते हैं बेसिकली, डीआई के, लेकिन एनटीपीसी में रीजनिंग के मान के पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास ये है, कहता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 तरीके के सेलफोन दे रखे हैं, PQRST। ठीक है, कितनी यूनिट्स इंपोर्ट हुई है लैक्स में वो दिखा रखा है 2015 और 2016 में। 15 को इससे दिखा रखा है और 16 को इससे। ठीक, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि भाई कौन से टाइप के सेलफोन्स में 2015 से 2016 में मिनिमम परसेंटेज चेंज देखने को मिला है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन परसेंटेज चेंज मिनिमम है। तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे ऑर्डर को देखने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ये 28.5 है तो 3.5 का चेंज है, यहाँ पे चेंज 2 का है, यहाँ पे चेंज 2 का है, और यहाँ पे चेंज मेरे पास 6 का है। तो हमें मिनिमम बताना है। आप देखो ये सारी की सारी वैल्यू ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा दूरी पे है जिससे कि परसेंटेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। ये सारी की वैल्यू आपस में बहुत क्लोज है। ठीक है, तो जो बेस वैल्यू होगी उसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि भाई डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस के टर्म्स में मेरे पास सबसे कम किस में जा रहा है, तो मेरे पास 2 केस निकल के आएंगे, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में मिनिमम चेंज है, बाकी सब में चेंज जो है वो काफी ज्यादा है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करके बताना है कि किस में मिनिमम चेंज होगा। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, हमें मिनिमम चेंज बताना है। इसमें 2 का चेंज है कितने पे? 30 पे। और इसमें कितने का चेंज है? आप इसमें कहेंगे सर 2 का चेंज है 34 पे। 2 का चेंज है कितना? पहले कितना था? 34। अब हमें अगर ये कंपेयर करके बताना है कि भाई कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, आप कहेंगे सर न्यूमरेटर वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे छोटी है यहाँ पे बड़ी है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे चेंज होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि 34 पे 2 का चेंज है, यहाँ पे 30 का है, तो यहाँ पे ज्यादा चेंज होगा। तो जो मेरे पास कम चेंज होगा वो इधर होगा। वो कौन सा ऑप्शन आ गया? एस। तो एस में मिनिमम चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपको वैसे भी अगर ये आपको ऐसे कंपेयर करने में मुश्किल आती है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, रेशियो निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पे 2 से काटूंगा 1/15 है, यहाँ पे काटूंगा 1/17 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 17 और यहाँ पे है 15। कंपेरेटिवली चेंज किसमें है? इसमें 15 का है, इसमें 17 का, तो इसमें क्या होगा? कम चेंज होगा। फ्रैक्शन में ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, फ्रैक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था देखते ही आप बता सकते थे।
अगला सवाल मेरे पास कहता है कि भाई यहाँ पे ना पाई चार्ट के थ्रू बता रखा है कि एक फैमिली का कितना कितना खर्चा हो रहा है किस किस हेड पे। कहता है एक महीने में अगर फूड और एजुकेशन पे मिला के टोटल 18,000 का खर्चा है तो टोटल खर्चा बता दो सभी हेड्स पे मिला के कितने का होगा। आप कहेंगे सर फूड और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट 3.5 और 2.5। 6 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है? 18,000 को रिप्रेजेंट करता है। हमें बताना है यहाँ पे सबका मिला के टोटल कितना होगा। आप सोल्व करो यहाँ पे 3.5 प्लस 2.5 6 हो गया 8.3 10 11 14 16.3 16.3 का मान बताना है। आप कहेंगे सर 1 रेशियो तो यहां से मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है 3,000 हो गया, इसमें 3,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास तो 163 इंटू 3 करूंगा तो 489 तो वैसे ही आ गया और 2 जीरो और आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है कि 2015 से 18 तक क्लर्क की वैकेंसीज कितनी कितनी आई हैं दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में, वो हमें थाउजेंड्स की टर्म्स में बता रखा है। तो हमें बताना है कि एवरेज वैकेंसीज दिल्ली में कितनी आई हैं सारे गियर्स का मिला के। तो हालांकि इतनी आती नहीं है, इतनी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी भी बैंक में आ जाए या एसएससी में आ जाए, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतने दिख जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे दिल्ली के अंदर यहाँ पे एवरेज बताना है इनका ना, और ये थाउजेंड्स में है। तो जैसे ये 7,200 है, ये 7,800 है, ये 6,200 है, ये 7,000 है। इनकी अगर एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। भाई मैं 7,000 से कंपेयर कर लूँ या सम ही कर लो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। 72 और 78 52 12 272 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4, एवरेज निकालना है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, नहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 1568 ये आएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 7050। ठीक है, ऐसे बेसिक से कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये चीज देख सकते थे, भाई कंपेयर करना है ना, एवरेज निकालना है तो डेविएशन मेथड लगा दो। 7 हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये 0.8 कम हो गया, ये 0.8 बढ़ गया, तो एवरेज 7 ही रहेगा यहाँ तक। ये 0.2 ज्यादा है तो 0.2 किसे रिप्रेजेंट करता है? 200 को रिप्रेजेंट करेगा। कितने में बटेगा? 4 में, तो ये आ जाएगा 50, है ना। तो 7,000 में 50 जोड़ देंगे तो 7050 डेविएशन मेथड से करेंगे। तो अगला सवाल ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कि इसमें ना मंथ वाइज क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस दे रखी है, एक डैम की कंस्ट्रक्शन में कितनी कितनी हो रही है। ठीक है, जो प्रोग्रेस है ना जुलाई में, ये जो हाईएस्ट प्रोग्रेस रिकॉर्ड की गई है उसके बराबर है किसी भी मंथ में, इन जन से लेके जून तक। तो हमें बताना है कि जुलाई एंड तक कितना काम कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझने वाला सवाल। देखो जन में कहता है कि हमने कितना काम कर लिया, 10% कर लिया। फैब में हमने 18% कर लिया। बेसिकली हमने काम कितना करा? 8% करा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव दिखा रहा है। क्यूमुलेटिव मतलब अब तक टोटल काम कितना हो गया, और ये परसेंटेज ऑफ वर्क। जन तक हमने कितना काम कर लिया था? 10%। फैब तक हमने कितना काम कर लिया यहाँ पे? 18%। ठीक है, मार्च एंड तक हमने कितना काम कर लिया यहाँ पे? 30%। अप्रैल एंड तक टोटल 36, मई एंड तक टोटल 40%, जून एंड तक 44%। हमें बताना जुलाई एंड तक कितना काम कर लेंगे। और जो ये इंक्रीज है, ये मैक्सिमम जो भी सबसे ज्यादा परसेंटेज काम जिसमें हुआ होगा उसके बराबर होगा। हाईएस्ट प्रोग्रेस जो भी रिकॉर्ड हुई है वही उतनी जून से जुलाई में प्रोग्रेस हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? 8%। यहाँ पे कितना हुआ? 12%। यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? हाईएस्ट मतलब 12%। और 44 में 12 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 56%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। 34 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे। ठीक है, लगभग 1 घंटे का समय लगा इन 34 क्वेश्चंस को करने में, और 4-5 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे, बाकी सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपका थोड़ा वीक भी है मैथ्स तो इन 4-5 क्वेश्चन जो मुश्किल थे उन्हें लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में जिन लोगों को दिक्कत आती है वो। बाकी तैयारी अपनी पूरी रखिए। आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जहां जहां अपनी कमियां मिल रही हैं उन्हें सुधारते रहिए। जिन क्वेश्चंस में मुख में फंसते हैं उनका वीडियो सोल्यूशन जरूर देखिए, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिले। अलविदा लूंगा,
जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।